गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में आज हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम लोग कवर करेंगे। याद रखना दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे कवर कर लिए गए हैं। और जितने भी हिंदी माध्यम वाले छात्र हैं ये सेम वीडियो दोस्तों हिंदी में भी डाला गया है, आप प्लेलिस्ट में विजिट करके उसको अच्छे से देख सकते हैं। हालांकि ये क्लास भी बाइलिंगुअल रहेगी, इंग्लिश में तो ये चल रही है लेकिन हम इसका मतलब हिंदी में मैं बताते हुए चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का दोस्तों पहला क्वेश्चन है ना, फर्स्ट क्वेश्चन है, हु फर्स्ट प्रपोजल द आइडिया ऑफ फॉर्मिंग अ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली इन इंडिया। ठीक कह रहा है, हु फर्स्ट प्रपोज्ड द आइडिया ऑफ फॉर्मिंग अ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली इन इंडिया। संविधान सभा के निर्माण का सबसे पहले जो प्रस्ताव है वो किसने दिया था। तो दोस्तों याद रखिएगा, एम एन रॉय ने। किसने दिया था, ये किसने प्रपोजल दिया था, ये दिया था एम एन रॉय ने। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है दोस्तों, हु एमंग द फॉलोइंग ऑफिशियली डिमांडेड द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए सबसे पहले तो एमन राय ने किया, लेकिन अगर ऑफिशियली तौर पर देखा जाए, ऑफिशियली इसकी डिमांड किसने की थी फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की, तो वो दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस ने की थी। किसने की थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने की थी। तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, When did the क्रिप्स प्रपोजल कम टू इंडिया। जो क्रिप्स प्रस्ताव था या क्रिप्स मिशन कह दे, कुछ भी कह सकते हैं, क्रिप्स प्रपोजल वो भारत कब आया, इंडिया कब आया। तो दोस्तों याद रखना ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो एग्जाम में 8 से 10 बार पूछे जा चुके हैं। तो सभी क्वेश्चन को आप पूरा कंसंट्रेशन बनाकर देखेंगे, ठीक, बात करेंगे। तो दोस्तों ये हो जाएगा 1942, है ना। 1942 में क्रिप्स जो प्रपोजल था वो भारत आया था, है ना, इंडिया में आया था, है ना। अच्छा, एक यहाँ पर और क्वेश्चन रखना, अगर पूछ दिया जाए कि अगस्त जो प्रपोजल था, अगस्त प्रपोजल था, अगस्त प्रस्ताव भारत कब आया था, तो वो दोस्तों 1940 को आया था। कब आया था, 1940 को या 1940 को। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म्ड अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान, है ना। मतलब कि कैबिनेट मिशन के अंतर्गत जो संविधान सभा है ना, संविधान सभा का निर्माण कब हुआ। कैबिनेट क्या कह रहा है दोस्तों, कैबिनेट मिशन के तहत, ठीक, याद रखना। कैबिनेट मिशन योजना के तहत नवंबर 1946 को दोस्तों संविधान सभा का कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का गठन हुआ, इसका फॉर्मेशन हुआ। ठीक, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, नवंबर 1946। याद रखना दोस्तों, अगर पूछ दे जो ये कैबिनेट मिशन था इसके तहत कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो नवंबर 1946 को हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों, वाट वाज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली इन अनडिवाइडेड इंडिया। दोस्तों जब अपना जो भारत था वो विभाजन इसका नहीं हुआ था, ये अनडिवाइडेड इंडिया की बात हो रही है, डिवाइडेड इंडिया की नहीं हो रही है। तब ये जो नंबर ऑफ टोटल नंबर है, नंबर्स ऑफ जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, ये कितने थे, तो दोस्तों याद रखिएगा 389। कितने थे, 389 मेंबर थे टोटल। और ये बात चल रही है अनडिवाइडेड इंडिया की। इसमें से भी दोस्तों जो 296 सीटें थी वो ब्रिटिश भारत में थी, और जो 93 सीटें थी वो देसी रियासतों को, या हम कह सकते हैं जितने भी दोस्तों जितने भी देसी रियासतें थी, ठीक, उसको दी गई थी। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या कह रहा। नेक्स्ट है, ऑन वाट बेसिस वर सीट्स टू बी अलॉटेड टू द प्रोविंसेज एंड प्रिंसली स्टेट फॉर द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। कह रहा है ऑन वाट बेसिस, किस बेस पर वर सीटें बी अलॉटेड, ये जो सीटें थी वो अलॉट की गई थी किसे, प्रांतों को और प्रिंसली स्टेट को, है ना, जिसकी अभी हमने बात की देसी रियासतों को। ठीक, किस आधार पर, है ना, किस बेसिस पर अलॉट की गई थी। तो दोस्तों याद रखना ये की गई थी ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या के आधार पर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो संविधान सभा की सीटें थी वो अलॉट की गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों, हु गॉट द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स इन द इलेक्शन फॉर द कॉन्स्टिट्यूट
असेंबली हेल्ड इन 1946, किसने अधिकतम संख्या मतलब किसने अधिकतम सीटें पाई थी जब ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था, जब इलेक्शन हुआ तो इसमें सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं मैक्सिमम नंबर 8 सीट्स मैक्सिमम नंबर्स ऑफ सीट्स किसे मिली थी? तो दोस्तों याद रखिएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस को किसे मिली थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस को। नेक्स्ट है दोस्तों, व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हेल्ड। कह रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग कब होल्ड हुई थी, है ना, कब हेल्ड हुई? तो याद रखना दोस्तों, ये हुई थी 6 दिसंबर, ये दोस्तों कब हुई थी? 6 दिसंबर 1946 को, ठीक, याद रखिएगा। तो अब चलते हैं हम लोग आगे। थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर सही कर लीजिएगा, है ना, इम्प्रूव कर लीजिएगा। अगर बात कर रहा है कि पहली मीटिंग की, तो याद रखना दोस्तों, जो फर्स्ट मीटिंग थी वो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, ठीक। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की पहली बैठक हुई, ठीक, याद रखिएगा। लेकिन अगर इसकी बात कर दिया जाए, इसकी जो दूसरी बैठक थी वो कब हुई थी? तो वो दोस्तों हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, ठीक। अब आगे चलते हैं। हु वाज इलेक्टेड एज द टेम्परेरी प्रेसिडेंट। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, खासकर वनडे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। हु वाज इलेक्टेड एज टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, मतलब कि संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, ठीक, किसे चुना गया? कह रहा हूँ वाज इलेक्टेड एज द टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। तो याद रखिएगा दोस्तों, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, है ना, चूँकि ये काफ़ी बुजुर्ग सदस्य भी थे, है ना, काफ़ी एजेड मेंबर थे संविधान सभा के, इसलिए इन्हें दोस्तों अस्थायी मेंबर के तौर पर, है ना, अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर, ठीक, टेम्परेरी प्रेसिडेंट के तौर पर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में इलेक्ट किया गया। अच्छा, बात आ जाए कि जो परमानेंट दोस्तों प्रेसिडेंट के रूप में किसे किया गया था? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब कह रहा है व्हेन वाज द सेकंड मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हेल्ड। देखिए, जो फर्स्ट मीटिंग थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को। लेकिन अब सेकंड मीटिंग की बात की जाए तो दोस्तों याद रखना, सेकंड मीटिंग हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को, ठीक। नेक्स्ट है, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो अभी हमने बात की, अगर कहा जाए टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो थे दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन अगर बात की जाए परमानेंट जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, तो आपको याद रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक, जो कि हमारे भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, हु एमंग द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड एज द डिप्टी स्पीकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ठीक, क्या कह रहा, हु एमंग द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड एज द डिप्टी स्पीकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो डिप्टी स्पीकर के रूप में दोस्तों किसे चुना गया? ठीक, क्या कह रहा है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में डिप्टी स्पीकर के रूप में किसे चुना गया? तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, इसमें दोनों को, किसे, डॉक्टर एच सी मुखर्जी तथा दोस्तों जो वीटी कृष्णमाचारी हैं, ठीक, ये जो दोनों के दोनों हैं, इन्हें चुना गया था। ठीक, आपको याद रखना है अच्छे से। मतलब कि कह रहा है ये उपाध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे। देखिए, अध्यक्ष की बात की जाए, जो परमानेंट मेंबर थे वो तो कौन थे? देखिए, यहाँ पर 3 क्वेश्चन अच्छे से बन जाएंगे, आप लोग कंफ्यूज मत होना। पहला अगर बनेगा दोस्तों कि जो टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? ठीक, टेम्परेरी जो प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन अगर आप पूछ दे कि जो परमानेंट प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, वो थे दोस्तों कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब यहाँ कहा गया है डिप्टी स्पीकर, मतलब कि जो उपाध्यक्ष थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, किसे बनाया गया था? तो दोस्तों वो 2 लोग थे, एक थे डॉक्टर एच सी मुखर्जी और जो दूसरे थे वीटी कृष्णमाचारी। तो इसका दोस्तों ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है, व्हेन वाज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंटेड बाय जवाहरलाल नेहरू इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेंगे। अगर पूछा जाए कि प्रेजेंट कब किया गया था, ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं हिंदी में, ठीक, ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था इसे प्रेजेंट कब किया गया था? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में अच्छा देखिए, पहला तो क्वेश्चन यही बन जाएगा कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था इसे प्रेजेंट किए किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया था? तो ये तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था।
कब किया गया था, तो ये याद रखना दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में पेश किया गया था। ठीक, ये दोस्तों एक उद्देश्य प्रस्ताव था, जिसे इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कहा जाता है, हिंदी में उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है। इसी से जो हमारी प्रस्तावना है वो निकल के आई, जो प्रियम्बल है वो निकल के आई है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन बनेंगे। पहला तो देखिए आप समझ गए कि इसे पेश किसने किया, प्रेजेंट किसके द्वारा किया गया, ये प्रेजेंटेड बाय जवाहरलाल नेहरू। ठीक, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसे प्रेजेंट किया गया। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि कब किया गया, तो ये तो किया गया 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को। लेकिन अगर एक क्वेश्चन और पूछता है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा इसे अपनाया कब किया गया, ठीक, इसे एक्सेप्ट कब किया गया, तो वो दोस्तों याद रखना 22 जनवरी 1947 को किया गया। कब किया गया दोस्तों? 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से, है ना, सभी की परमिशन से इसे एक्सेप्ट कर लिया गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है दोस्तों, व्हेन वाज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक्सेप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो अभी अभी बात की है, प्रेजेंट कब किया गया, एक तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और कब प्रेजेंट किया गया? 9 दिसंबर, है ना, 13 दिसंबर 1946 को, है ना, 13 दिसंबर 1946 को। लेकिन इसे अब दोस्तों कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा कब अपनाया गया, एक्सेप्ट किया गया, तो याद रखिएगा 22 जनवरी 1947 को सभी की सम्मति से, है ना, सबकी परमिशन से इसे एक्सेप्ट कर लिया गया। नेक्स्ट है दोस्तों, व्हेन वाज द माउंटबेटन प्लान इंट्रोड्यूस्ड फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया। देखिए क्वेश्चन एक ये बन जाएगा कि जो भारत का विभाजन है वो किस योजना के तहत, किस प्लान के तहत भारत का जो है डिवीजन किया गया, है ना, भारत का इंडिया का डिवाइड किया गया, इंडिया को डिवाइड किया गया। तो ये था दोस्तों माउंटबेटन योजना थी, माउंटबेटन प्लान। अब ये क्वेश्चन पूछ देगा कि ये कब हुआ था, है ना, मतलब कि ये माउंटबेटन जो प्लान था दोस्तों ये कब आया था भारत में, तो आप सभी को याद रखना है 3 जून। कब आया था दोस्तों? 3 जून 1947 को इसी माउंटबेटन योजना के तहत भारत को डिवाइड करने का, है ना, प्लान बनाया गया, है ना, किसमें? 2 पार्टीशन में, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। हिंदी में समझ लेते हैं। 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे के लिए पेश की गई जो माउंटबेटन योजना थी, इसको स्वीकार कर लिया गया था। ठीक, लेकिन इसमें दोस्तों कुछ और भी चीज़ें कही गई थी कि इसमें जो देसी रियासतें थे ये इन्हें शामिल होना है कि नहीं होना है। हालांकि ये सब चीज़ें हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी इस वीडियो में जो कुछ है उस अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ओवर द मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। अच्छा देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा हूँ एमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ओवर द मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। मतलब ये कह रहा है ये जो संविधान सभा थी इसकी जब अध्यक्षता करनी होती थी, ठीक, तब इसको मतलब कि अध्यक्ष कौन करता था, मतलब कि इसकी जो अध्यक्षा थी, इसके जो प्रेसिडेंट थे वो कौन होते थे। तो दोस्तों याद रखिएगा क्वेश्चन का कहना यह है कि हु एमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ओवर द मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूंट जो असेंबली है इसकी बैठक संविधान सभा के रूप में होती थी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के रूप में होती थी। तब दोस्तों जो इसकी अध्यक्षता थे वो करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कौन करते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। लेकिन इसके अपोजिट, ठीक, इसके अपोजिट अगर हूँ प्रेसिडेंट ओवर द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एज अ लेजिस्लेचर, जब इसकी जो बैठक थी किसकी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, एक लेजिस्लेचर के रूप में होती थी, ठीक, मतलब कि विधायिका के रूप में होती थी, कानून बनाने के लिए होती थी। जैसे कि अभी अपने संसद की बात करती जाए, यहाँ पर कानून बनाने के लिए बैठक होती है ना, इस पर चर्चा करने के लिए, सेम अगर इस आधार पर होती थी, है ना, विधि निर्माण के लिए, तब दोस्तों जो इसकी अध्यक्षता थी वो कौन करते थे? वो करते थे जीवी मावलंकर। कौन करते थे? जीवी मावलंकर इसकी अध्यक्षता करते थे या इसे प्रिसाइड करते थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। When did the Constituent Assembly verify India's membership of the Commonwealth? कॉमनवेल्थ में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा इसकी मेंबरशिप, मतलब कि इंडिया की मेंबरशिप को कब वेरीफाई किया गया? तो दोस्तों याद रखना 1949 को। कब किया गया था? 1949 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा कॉमनवेल्थ की जो सदस्यता थी, है ना, उसको स्वीकार कर लिया गया। ठीक, जो भारत था वो कॉमनवेल्थ का सदस्य पूरी तरह से वेरीफाई, मतलब कि औपचारिक रूप से, या हम कह सकते हैं कि ऑफिशियली बन गया, आधिकारिक रूप से बन गया। ठीक, तो ये सब चीज़ें अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी। और दोस्तों ये अगर
पूछ दे क्या, अगर ये पूछ दे कि मंथ कौन सा था तो याद रखना मई। मई 1949 में, मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया। किसके द्वारा, है ना, ये किया गया दोस्तों किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों, व्हेन वाज द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया एडोप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा भारत का जो नेशनल फ्लैग था, राष्ट्रीय झंडा था, इसको कब अपनाया गया या स्वीकार किया गया। तो दोस्तों याद रखना, ये जो क्वेश्चन है काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। कब, 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा नेशनल फ्लैग को, मतलब कि जो भारत का नेशनल फ्लैग था उसको अडॉप्ट किया गया। अच्छा, वो कौन था, तिरंगा था। कौन था दोस्तों, तिरंगा। अब आगे चलते हैं। व्हेन वाज द नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। देखिए दो हैं, एक है नेशनल एंथम और एक है नेशनल सॉन्ग, मतलब कि जो राष्ट्रगान है और राष्ट्रीय गीत, ये संविधान सभा के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा कब अडॉप्ट किया गया। तो दोस्तों याद रखना 24 जनवरी 1950 को। कब किया गया था, जब हमारा देश का संविधान लागू हो गया था उसके 2 दिन पहले, मतलब कि 24 जनवरी 1950 को। और दोस्तों इसी समय 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है अपनी, इसकी अंतिम बैठक भी हुई थी। ठीक, लास्ट सिटिंग भी इसको इसी तारीख को हुई थी। अब चलते हैं आगे हम लोग। आगे है दोस्तों, हाउ मैनी मीटिंग्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हेल्ड इन टोटल, मतलब कि संविधान सभा की कुल कितनी बैठक हुई थी, है ना। हाउ मैनी मीटिंग्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर हेल्ड इन टोटल। ठीक, तो दोस्तों याद रखिएगा ये हुई थी टोटल 11 बैठक। ठीक, कब, 2 साल 11 माह 18 दिन। ठीक, 2 ईयर 11 मंथ और 18 डेज तक ये जो मीटिंग है चली। और इसमें दोस्तों टोटल कितनी सीटिंग हुई थी, कितनी मीटिंग हुई थी, तो याद रखना दोस्तों 11 हुई थी। कितनी हुई थी, कुल 11 बैठकें हुई थी। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, इन हाउ मच टाइम वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिपेयर्ड, जो कि अभी अभी हमने बात की थी, 2 ईयर 11 मंथ और 18 डेज। कितना, 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज। फिर नेक्स्ट है, व्हेन वाज द लास्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हेल्ड। ठीक, तो ये अभी अभी हमने बात की, 24 जनवरी 1950 को अपने संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। कभी दोस्तों, अंतिम बैठक हुई या लास्ट सिटिंग हुई, कब हुई थी दोस्तों, 24 जनवरी 1950 को। कह रहा हूँ वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन पावर कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, मतलब कि कह रहा है जो संघ शक्ति समिति थी। ठीक, इसको हिंदी में कहते हैं संघ शक्ति समिति। ठीक, या इंग्लिश में बात की जाए यूनियन पावर कमेटी। ठीक, तो इंग्लिश वाले और हिंदी वाले दोनों ही ध्यान देना। हूँ वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन पावर कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो दोस्तों याद रखिए था, ये थे जवाहरलाल नेहरू जी। कौन थे, इसके चेयरमैन जो थे, अध्यक्ष थे, वो थे जवाहरलाल नेहरू। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। जो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, इसके चेयरमैन कौन थे, इसके अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों याद रखना, प्रांतीय संविधान समिति की बात किया जा रहा है। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी को कहते हैं प्रांतीय संविधान समिति। इसके अध्यक्ष दोस्तों सरदार पटेल जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी इसके अध्यक्ष थे, इसके चेयरमैन थे। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। जो दोस्तों ड्राफ्टिंग कमेटी थी, कौन सी, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, या जिसे हम लोग कहते हैं प्रारूप समिति। कौन सी दोस्तों, जो प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के दोस्तों मतलब जिसने संविधान सभा का कैसा प्रारूप होना चाहिए अपने संविधान का, तो उसके जो अध्यक्ष थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, जो प्रारूप समिति, उसके अध्यक्ष कौन थे, चेयरमैन डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। ठीक, याद रखिएगा। जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जिसको भी वीडियो अच्छा लग रहा हो, है ना, चैनल जो भी नए आए हों तो वो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और जिनके भी वीडियो अच्छा लगा हो वो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, है ना, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। हूँ वाज द चेयरमैन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटी कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। मतलब जो फंडामेंटल राइट्स एंड जो माइनॉरिटीज़ कमेटी थी, इसके
चेयरमैन कौन थे? तो दोस्तों याद रखिएगा, मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बाकी के जो क्षेत्र थे बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए जो सलाहकार एक समिति थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग दोस्तों याद रखना, JB कृपलानी, मतलब कौन थे? वो थे सरदार पटेल। कौन थे दोस्तों? सरदार पटेल। ठीक, इसके अंतर्गत कई उप समिति भी बनाई गई है ना, जिसके अलग अलग अध्यक्ष थे, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है फिर ऑफ द फॉलोइंग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज नॉट द चेयरमैन ऑफ विच कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। मतलब ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनमें से किसके चेयरमैन नहीं थे या किसके अध्यक्ष नहीं थे। ठीक, तो एक है प्रोसीजर रूल्स कमेटी। कौन सी? प्रोसीजर रूल्स कमेटी। दूसरी है स्टीयरिंग कमेटी। तीसरी है एडहॉक कमेटी रिलेटेड टू नेशनल फ्लैग। ठीक, तो दोस्तों देखिए, नेशनल फ्लैग मतलब कि जो राष्ट्रध्वज संबंधित तदर्थ समिति थे, इसके तो अध्यक्ष कौन थे? इसके थे बिल्कुल कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक, एडहॉक कमेटी जो थी नेशनल फ्लैग के लिए बनी थी। ठीक, फिर है एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। कौन सी दोस्तों? फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, मतलब कि जो संघीय समिति थी। कौन सी दोस्तों? संघीय समिति। तो इसका कौन थे दोस्तों? इसके थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। प्रोसीजर रूल कमेटी, इसके भी दोस्तों कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो स्टीयरिंग कमेटी थी, इसके भी दोस्तों कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक, तो आप लोग याद रखना, ये जो लास्ट वाला है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, मतलब कि जो संघीय संविधान समिति थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके थे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। याद रखना, प्रांतीय संविधान समिति के सरदार पटेल थे। ठीक, जो प्रांतीय संविधान सभा समिति थी है ना, जो प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूंट कमेटी थी, उसके तो सरदार पटेल थे। लेकिन अगर बात कर दी जाए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की, तो दोस्तों आपको याद रखना है, इसके कौन थे? इसके थे जवाहरलाल नेहरू जी। बाकी ये जो तीनों हैं, इसके थे कौन? हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? जो ऑप्शन डी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द कमेटी फॉर स्टेट। जो राज्यों के लिए समिति थी, किसके लिए? जो राज्यों के लिए समिति थी, कमेटी फॉर स्टेट्स, इसके जो अध्यक्ष थे, इसके दोस्तों जो चेयरमैन थे वो कौन थे? ठीक, याद रखना, इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे? तो आपको याद रखना है जवाहरलाल नेहरू जी थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देख लीजिएगा, है ना, जिससे कि आपको कोई भी जितने भी क्वेश्चन आए एग्जाम में आप आसानी से कर पाएँ। नेक्स्ट, हूँ एमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द हाउस कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। ठीक, मतलब कि ये जो संविधान सभा के लिए जो एक गृह समिति थी, ठीक, संविधान सभा के लिए एक गृह समिति थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? ठीक, संविधान सभा के लिए जो एक दोस्तों गृह समिति थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? एक तो है बी पट्टाभी सीतारमैया, दूसरा है डॉक्टर KM मुंशी। तो दोस्तों याद रखिएगा, है ना, तो जो चेयरमैन ऑफ द हाउस कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ठीक, क्या बात कर रहा है? हाउस कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे? तो आपको याद रखना है जो बी पट्टाभी सीतारमैया। कौन थे? बी पट्टाभी सीतारमैया। यह हाउस कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। अच्छा, हाउस कमेटी का मतलब क्या है? याद रखना, सदन समिति। क्या? सदन समिति, है ना। तो अगर हिंदी में पूछ दें सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे, है ना, ये वर्ड आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो याद रखना कौन थे दोस्तों? बी पट्टाभी सीतारमैया। नेक्स्ट, हाउ मैनी मेंबर्स वर देयर इन द ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर्म्ड ऑन 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947 को जो एक ड्राफ्टिंग कमेटी, जो प्रारूप समिति तैयार की गई थी संविधान सभा के लिए, उसमें टोटल कितने अध्यक्ष थे? ठीक, मतलब कि जो कितने मेंबर थे, उसके सदस्य कितने थे? इसके अध्यक्ष तो दोस्तों आप सभी को पता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, लेकिन अगर पूछ दे कि इसमें टोटल कितने मेंबर थे, तो दोस्तों आपको याद रखना इसमें 7 मेंबर थे। टोटल कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे, 7 सदस्य थे। तो ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। ठीक, नेक्स्ट है व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पास्ड। अपना जो संविधान है ये कब पारित हुआ? ठीक, याद रखना, यहाँ पर कह रहा है कि पास्ड कब हुआ, लागू की बात यहाँ पर नहीं की गई है, यहाँ सिर्फ अभी पास्ड की बात की गई है। व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पास्ड, तो दोस्तों याद रखना 26 नवंबर 1949 को ये पास्ड हुआ था। ठीक, फिर है व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इनटू फुल फोर्स। ठीक,
26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 या 26 नवंबर 1950। तो दोस्तों याद रखना 26 नवंबर 1950 को जो अपना भारतीय संविधान था ये लागू हो गया था पूरी तरीके से, मतलब कि कह रहा है व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इनटू फुल फोर्स, ये 26 नवंबर 1950। लेकिन अगर पास की बात की जाएगी कि कब पास हुआ, तो दोस्तों 26 नवंबर 1949 को। ठीक, अब नेक्स्ट है हु वाज अडॉप्टेड एज द सिंबल बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ये जो दोस्तों सिंबल था, प्रतीक था अपने संविधान सभा के लिए। ठीक, तो इसका प्रतीक क्या था? बंगाल टाइगर था, एलिफेंट था, है ना, राइनोसोर था, मतलब कि गैंडा या जिराफ था। तो दोस्तों याद रखना सभी को, एलिफेंट था, जो हाथी था, वो सिंबल था, प्रतीक था अपने संविधान सभा की। ठीक, अपने संविधान सभा के लिए जो प्रतीक था वो क्या था? हाथी था। ठीक, तो आई थिंक ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हु एमंग द फॉलोइंग वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। जो दोस्तों संवैधानिक सलाहकार था, क्या कह रहा है? हु एमंग द फॉलोइंग वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। संविधान सभा का कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर या संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो दोस्तों आपको याद रखना है जो BN राव थे। कौन थे? BN राव जो थे ये संवैधानिक सलाहकार थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। कंफ्यूज मत होना, MN रॉय मत लगाना, BN राव थे। ठीक, अब नेक्स्ट है दोस्तों हु एमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड द सेक्रेटरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इन इंडिया। हु एमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड द सेक्रेटरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया। संविधान सभा के सेक्रेटरी किसे अपॉइंट किया गया था? ठीक, जो सचिव होते हैं वो किसे अपॉइंट किया गया था? तो दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों, अगर बात कर जाए सेक्रेटरी की तो वो कौन थे? HVR अयंगर। कौन थे दोस्तों? HVR अयंगर कौन थे? ये सेक्रेटरी थे अपने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है द कैलीग्राफी ऑफ द हिंदी वर्जन ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन बाय हु एमंग द फॉलोइंग। मतलब कि कह रहा है कि जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना संविधान है, ठीक, जो अपना ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका हिंदी वर्जन किसने किया? ठीक, इसको हिंदी में अनुवाद किसने किया? क्या कह रहा है? बसंत कृष्णा वैद्य ने। ठीक, बसंत कृष्णा वैद्य ने, है ना, या कह रहा है कि नंदलाल बोस ने। दोस्तों इसका हिंदी में अनुवाद, हिंदी वर्जन किसके द्वारा तैयार किया गया? दोस्तों वसंत कृष्णा वैद्य के द्वारा तैयार किया गया। ठीक, अब आगे कह रहा है इन 1947 AD विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंसेज इलेक्टेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया। मतलब कि संविधान सभा में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में किस प्रांत से, किस प्रोविंस से सबसे ज़्यादा जो मेंबर थे वो इलेक्ट होकर आए? मद्रास, वेस्ट बंगाल, बिहार या यूनाइटेड प्रोविंस। तो दोस्तों आप सभी लोग याद रखना, जो यूनाइटेड प्रोविंस था, कौन सा? संयुक्त प्रांत। यहाँ से सबसे ज़्यादा मेंबर इलेक्ट होकर आए। कितने मेंबर? ये भी पूछ सकता है, तो आप लोग याद रखना 55। ठीक, कितने? 55 मेंबर। अच्छा, एक यहाँ पर अभ्यास प्रश्न की बात कर लेते हैं। ठीक, प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जिसका आप लोगों को जवाब आंसर कमेंट के माध्यम से देना है। विच आर्टिस्ट ऑफ शांति निकेतन ब्यूटिफाइड एंड डेकोरेटेड द ओरिजिनल वर्जन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। शांति निकेतन के किन आर्टिस्ट ने? ठीक, आप 2 या 3 जितने भी नाम बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से जरूर बताएगा कि कितने, मतलब कि किन आर्टिस्ट ने, एक बताना चाहे 2 या 3, जितना आप बता सके बताना, किसने दोस्तों ब्यूटीफाइड एंड डेकोरेट किया था अपने जो ओरिजिनल वर्जन था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसे। ठीक, तो आई थिंक दोस्तों आज का जो क्लास है, आज की जो वीडियो है, आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अपने दोस्तों में ना, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना जो कि इसकी तैयारी कर रहे हो। ठीक, शेयर उन्हीं में करना है जो इसकी तैयारी कर रहे हो, जिसे इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हो, कुछ बेनिफिट हो। ठीक, और जो भी दोस्तों नए हों, अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, जिससे कि आने वाले जितने भी वीडियो हों वो आप तक आसानी से नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंचते रहे। ठीक, और दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। अपना अच्छे से ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए तब तक, और फुल मोटिवेटेड रहिए। ठीक, थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।